लोग हैं कि इन्होंने हमारे साथ आज दोपहर तक ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुँचा, ना सरकार ने हमारे साथ कोई संवाद किया। सरकार ये ना सोचे कि हम फोर्स के बल पर या लाठी गोली के दम पर एक बार कब्जा कर लेंगे और उसके बाद ये किसान डर करके भाग जाएंगे। कि देश आज जो यहाँ पर हालात बने हुए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये आज़ाद भारत के अंदर हो रहा है। तमाम जन संगठनों को साथ लेकर के और मजबूती से हमला बोलेंगे। हारना अंत में सरकार को पड़ेगा। जय हिंद जय भारत। न्यूज़ टीम 7 से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। इस वक्त हमारे साथ हैं राकेश फगोड़िया जी। आज लगातार दूसरा दिन उसी तरह से 100 फुट से अधिक की ऊंचाई पर इस वक्त वो मौजूद हैं। आज हम फिर से उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है सर आप। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। सर 100 फुट से अधिक की ऊंचाई पर है, रात किस तरह से बीती? क्योंकि नवंबर का महीना चल रहा है और रात तो वाकई बहुत ठंडी थी। रात तो जो ये आप जगह देख रहे हो, ऊपर तो जा नहीं सकते, चढ़ने के लिए जगह नहीं है। ये जो आप जगह देख रहे हो 3x3 की, इसी में तीनों साथी हम बैठे हुए थे। सारे साथी हम तीनों और नीचे जो किसान साथी बैठे हुए हैं, सारे हम पूरी रात जाग रहे थे। फेसबुक के ऊपर लाइव भी हमने किए। बार बार मैं रात भी सोशल मीडिया के माध्यम से या पत्रकार साथियों के माध्यम से पूरी रात निवेदन करता रहा शासन और प्रशासन से। ये लगातार कब्जा कार्रवाई कर रहे हैं। निवेदन में ये करता रहा कि जब एक दो गांव के अंदर कब्जा लिया जा चुका है तो आगे जो नुकसान होने से बचाया जा सकता है वो नुकसान आम जन का बचाया जाए। जो आगे हमारे किन्नू के बाग हैं और हैं, उनको फल तोड़ने के लिए समय दिया जाए। जो आम जन के जो मकान आ रहे हैं, जो आबादी का क्षेत्र है, उन मकानों को शिफ्ट करने के लिए उन्हें 2-3 महीने का समय दिया जाए। जो हमारे अन्य जो फिलहाल कब्जा कार्रवाई करते समय जो नुकसान हो रहे हैं, जो बिना सर्वे किए, बिना पैमाइश किए एनएचआई के जो बुलडोजर वगैरह घूम रहे हैं दूसरे खेतों में, उनको रोक करके एक बार कब्जा कार्रवाई सरकार ये ना सोचे कि हम फोर्स के बल पर या लाठी गोली के दम पर एक बार कब्जा कर लेंगे और उसके बाद ये किसान डर करके भाग जाएंगे। हम तो लगातार डटे रहेंगे। एक ही बात मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, यहाँ से जीत करके जाएंगे या कुछ सीख करके जाएंगे। अगर हम यहाँ से सीख करके वापस लौटे दोबारा और मजबूती के साथ इन भारतमाला के किसानों को साथ लेकर के, तमाम जन संगठनों को साथ लेकर के और मजबूती से हमला बोलेंगे। हारना अंत में सरकार को पड़ेगा, जीतेगा निश्चित रूप से किसान। इसलिए सरकार सारी रात हम तो बैठ करके निवेदन कर रहे थे सोशल मीडिया के माध्यम से कि दमन ना करे। कब्जा लेने से रोड का कार्य पूरा नहीं हो सकते। हम लगातार डटे रहेंगे, लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। अगर ये कब्जा ले लेंगे, फोर्स को ये 10 दिन रख सकते हैं, महीने रख सकते हैं, 2 महीने रख सकते हैं। जबरदस्ती करके किसी भी सड़क का किसी का भी निर्माण नहीं किया जा सकता। संवाद की आवश्यकता है। अब भी मैं तो रात लगातार कह रहा था कि सरकार संवाद करे, सरकार किसानों के साथ बातचीत करे, बैठ करके किसी मुद्दे का हल हो सकता है। लेकिन बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इतनी ये हठधर्मी सरकार है, इतने ये निकम्मे लोग हैं कि इन्होंने हमारे साथ आज दोपहर तक ना तो कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पहुँचा, ना सरकार ने हमारे साथ कोई संवाद किया। लगातार किसान साथी यहाँ डटे हुए हैं, लेकिन सरकार बात करना नहीं चाहती क्योंकि ये लोग लोकतंत्र के अंदर और ये संविधान के अंदर ये लोग विश्वास रखने वाले हैं नहीं। ये लोग तो वही है जो संविधान, देश के संविधान को इन्होंने कई साल तक माना भी नहीं और ये संविधान को बदलना चाहते हैं। इन लोगों के खिलाफ संघर्ष है। दोपहर बाद उपखंड अधिकारी आए यहाँ पर, डीएसपी महोदय आए, कुलदीप जी बेनीवाल, अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी है वो आए। उन्होंने कहा कि आपकी जो जायज़ मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा, आप वार्ता करें। हमने उनको समय दिया है, उन्होंने जो जो मांगे वो कह करके गए हैं कि ये मांगे हम मान सकते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि उपखंड अधिकारी के वो मांगे अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। हो सकता है कहीं ना कहीं उपखंड अधिकारी ये कोशिश कर रहा होगा कि इन किसानों की इन मांगों को माना जाए, लेकिन जब उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती वो उतना ही काम कर सकते हैं जितना उनकी कलम कर सकती है। उनकी कलम की ताकत से जो बाहर काम है, जो राज्य सरकार करेगी, जो मुख्य सचिव से बातचीत करने के बाद होगी। राज्य सरकार किसानों के साथ संवाद नहीं करना चाहती,
प्रशासन तो अपने बेस के ऊपर किसानों से बात कर रहा है। सरकार के साथ अभी तक किसी प्रकार का कोई संवाद नहीं हुआ। इन्होंने सबसे जो हमारी मुख्य मांग है, जो फसलें नष्ट हुई है उनका मुआवजा देना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये इस सरसों की बिजाई से पहले कब्जा ले सकते थे। अगर इस प्रकार कब्जा लेना चाहते थे तो फिर ये फसल की बिजाई ना करने देते। ये मैं बात लगातार कह रहा हूँ। किसान संगठनों के साथ बातचीत करके जायज मांगों को मानकर ये कब्जा ले लेते, लेकिन इन्होंने दमन करना था। यहाँ पर एक डर का माहौल पैदा करना था। लड़ने वाले लोगों का हौसला ये लोग तोड़ना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि लड़ने वाले लोग जीते ना। उपखंड अधिकारी का हम फसलों का मुआवजा नहीं दे सकते, आप नहीं दे सकते, लेकिन राज्य की सरकार को देना पड़ेगा। उपखंड अधिकारी को हमने कहा कि श्रीमान आप राज्य सरकार से बात करें, मुख्य सचिव को आप तुरंत प्रभाव से दूरभाष पर बात करके आप उनको अवगत करवाएं जो स्थिति यहाँ की बनी हुई है। लगातार संख्या बल बढ़ रहा है, लोग लड़ेंगे। अगर एनएचआई के लोगों के पास, मैं कहना चाहता हूँ, चेतावनी है हमारी कि इनके पास गुंडागर्दी करने के लिए सिर्फ 2 दिन है। उन उसके बाद समय हमारा होगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो संघर्ष के साथी हैं वो संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर दिल्ली गए हुए हैं। जो हमारी तमाम सरसा जिला की ट्रैक्टर ट्रॉलियां गई हुई है। अभी साथी रवि आज़ाद से मेरी बातचीत हुई, तमाम घटनाक्रम से मैंने उनको अवगत करवा दिया है। हमारे जो और संयुक्त किसान मोर्चा के अंदर जो संघर्ष के साथी हैं उनको भी मैंने अवगत करवा दिया है। वो कह रहे हैं कि आज संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान था, इन्होंने प्री प्लानिंग ये सारा काम किया है, लेकिन जैसे ही ट्रालियां वापस आएगी 30 तारीख के बाद, 2 दिन के बाद समय इन किसानों का होगा। यहाँ के किसान प्रशासन से दिन ब दिन और मजबूत होंगे। इसलिए मैं पुनः एक बार निवेदन ये करना चाहता हूँ राज्य सरकार से कि खट्टर सरकार हठधर्मिता छोड़ करके किसानों के पक्ष में, अगर वो वास्तव में किसान हितैषी है, कहीं वो जो कहते हैं कि हम किसान हितैषी है, वो दावा ठोकते हैं बार बार तमाम प्रदेश के जज्बा और भाजपा के नेता। अगर वो किसान हितैषी है तो उन किसानों की ये जायज मांगों को मान ले। हमने कोई स्वर्ग नहीं मांगा, बार बार मैं ये कह रहा हूँ। अगर मांगे नहीं मानेंगे, लगातार यहाँ टंकी के ऊपर डटे रहेंगे। संघर्षों के अंदर रातें कैसे बीतती है ये नहीं देखा जाता। चाहे कितनी मुश्किल हो, चाहे आंधी तूफान हो, लगातार दिल्ली बॉर्डरों के ऊपर हम डटे रहे हैं 1 साल तक। वही किसान तो हैं हम। वहाँ तो हमारा कोई स्वार्थ नहीं था, यहाँ तो फिर भी हमारा क्षेत्र है। जब दिल्ली किसान आंदोलन के अंदर लगातार हम 10 महीने तक बॉर्डरों पर बैठ सकते हैं, तो इस क्षेत्र के किसान के साथ जब अत्याचार होगा, क्षेत्र के किसान का जब शोषण होगा, तो हम उसे कैसे सहन करेंगे। नीचे एक किसान साथी बैठा हुआ है, उसका 20 लाख रुपए अभी तक अवार्ड बाकी है। एक मैं उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूँ। और वो साथी लगातार मेरे साथ रहा है इस आंदोलन के अंदर, अगवा व्यक्तियों में गिना जाता है। जब लड़ाई लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, आंदोलन के चलते हुए जब हम मुकाबला कर रहे हैं, तब उसके पैसे नहीं आ रहे, तो क्या उम्मीद की जा सकती है राज्य सरकार से कि बाद में अन्य जो आम आदमी है, जो किसान साथी हैं, उनके साथ न्याय करेगी सरकार। पैसे तो आएंगे, लेकिन ये लोग दफ्तरों के चक्कर काटेंगे 2-2 3-3 साल तक। हम ये चाहते हैं कि दफ्तरों के चक्कर ना काटे। इनकी भूमि अधिग्रहण हुई है, यहाँ से रोड निकले तो इनको खुशी होनी चाहिए, इनको दुख नहीं होना चाहिए। चाहे संख्या थोड़ी हो, चाहे संख्या ज़्यादा हो, चाहे पीड़ित लोग कम हो, लेकिन वो पीड़ित लोग कम भी क्यों हो, दर्द इस बात का है। सरकार मानेगी। अभी तमाम जो हमने मांगे हैं उनमें कई बातें और ऐड करनी है। वो सारी बातें ऐड करके हम प्रशासन को भेज रहे हैं। वो अपना बता देंगे कि अगर वो मान सकते हैं ठीक है, नहीं मान सकते लगातार यहाँ डटे रहेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के साथियों से संपर्क करके, तमाम जन संगठनों को इकट्ठा करके एक जोरदार तरीके से यहाँ जिस प्रकार दिल्ली मोर्चा लगा हुआ है, यहाँ मोर्चा लगाएंगे। लगातार इस दमन के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। फुगाड़िया साहब, जैसे कि नवंबर का महीना है, सर्दी का आगमन हो चुका है, तो कितना मुश्किल रहा रात के वक्त यहाँ पर बिताना, क्योंकि देखा जा सकता है कि लाइटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है और काफ़ी अंधेरा है यहाँ पर। मुश्किल ही होता है और चीज़ें, मतलब क्या कर सकते हैं। यातनाएं किसान तो झेल सकता है, जो ये कष्ट सरकार दे रही है, हर सरकारें देती है। हम ये नहीं कह रहे कि केवल मात्र भाजपा की सरकार ने दमन किया है। दमन तो जब जब कलम इन लोगों के पास आई है, सभी लोगों ने किया है। कांग्रेस ने भी किया था, जजपा भाजपा भी आज कर रही है। लेकिन इस दमन के खिलाफ लड़ने वाले लोग लड़ करके आम जन को, आम आदमी को उनका हक दिलाते हैं। आज सरकार में बैठे लोग क्षेत्र में ये माहौल पे गुमराह कर रहे हैं किसानों को।
कि ये लड़ रहे हैं मुआवजे की लड़ाई। मैं कहना चाहता हूँ मुआवजे की लड़ाई बाद की है, पहले जो हमारी ये मांगे आम जन से जुड़ी हुई है। ये मांगे आज की जो परिस्थितियाँ बनाई है इस सरकार ने, जो लाठी गोली के दम पर कब्जा ले रहे हैं, ये मांगे आज की परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को माननी पड़ेगी। मुआवजे की जो लड़ाई है उसके लिए हम कोर्ट में भी गए हुए हैं और हमारा आंदोलन भी शांतिपूर्वक ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हमारा जारी रहेगा। लेकिन टंकी से नीचे तो किसान तभी उतरेंगे जब इन जायज़ मांगों को माना जाएगा। जायज़ मांगों को भी अगर नहीं माना जाएगा फिर किस बात की सरकार है। इससे तो अच्छा किसान लड़ करके मरे, किसी की लाठी और गोली से क्यों मरे, हम मुकाबला करके मरेंगे अगर ऐसी कोई नौबत आई तो। एक ही बात कहना चाहेंगे, किसान लगातार मजबूत होंगे, सरकार लगातार कमज़ोर होगी। इस टकराव में फायदा किसी का नहीं होगा। टकराव की स्थिति सरकार अब भी पैदा ना करे, कोई ज़रूरत नहीं है। ये शांति प्रिय इलाका है, यहाँ पर ना तो सीआरपीएफ के जवानों की आवश्यकता है, ना पुलिस के लोगों के लाठी गोली देकर के उनको खड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तो लगातार सहयोग करने वाले लोग हैं, चाहे वो पुलिस हो। हमें पता है, हमें पता है भारतीय सेना क्या है। जिस प्रकार मैंने कल भी कहा था, किसानों के चोटें हमने खा ली, लेकिन हमने किसी भी हमने व्यवहार नहीं किया, आगे भी नहीं करेंगे। लोकतांत्रिक ढंग से लड़ेंगे लड़ाई को, लेकिन लोकतांत्रिक ढंग की लड़ाई में भी झुकना सरकार को ही पड़ेगा, घुटनों के बल सरकार को ही आना पड़ेगा। सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हौसला कहाँ से आता है, क्योंकि 100 फुट से अधिक की ऊंचाई पर इस वक्त आप मौजूद हैं और अभी तक कोई भी आपसे बातचीत करने के लिए नहीं आया है। सीआरपीएफ के जवान जो भारतमाला पर कब्जा करने के लिए जब बुलाए गए थे, तो ये हौसला कहाँ से आता है इतना? हौसला ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਗਵਾੜੀਆ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਅੱਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਹੌਸਲੇ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਡਰ ਕਾਹਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ। तो हमारा देश ये यूं ही नहीं था। इस देश को आज़ाद कराने के लिए माओ ने अपने 25-25 साल के बेटे कुर्बान किए। हौसला तो वहाँ से आता है। हमने शहीद आजम भगत सिंह को, हमने अशफाक उल्लाह खां को पढ़ा है, हमने चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ा है। देश के इतिहास को पढ़ करके हम लड़ रहे हैं। देश को आज़ादी दिलाने वाले उन लोगों को सलाम करते हैं, उन लोगों को सलाम करते हुए उनके पदचिन्हों पर चलते हुए उनकी विचारधारा को आगे बढ़ाने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं। आज हमें नहीं लगता कि देश, आज जो यहाँ पर हालात बने हुए हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये आज़ाद भारत के अंदर हो रहा है। इतना तो अंग्रेजी शासन में भी दमन नहीं होता था। अंग्रेज भी बात सुनते ज़रूर थे, आंदोलन करने की, धरना देने की वहाँ भी छूट थी, वो बात सुनते ज़रूर थे, लेकिन वो मानते नहीं थे। ये तो सुन भी नहीं रहे हैं, बातचीत भी नहीं करें, संवाद भी नहीं करें। आंदोलन को अगर रूप देना इसलिए ज़रूरी है कि जब संवाद नहीं किया जा रहा तो फिर आप और क्या करोगे। लाठी गोली के दम पर कब्जा लेना चाहते हैं। लाठी गोली के दम पर आज तक मैं पूछना चाहता हूँ, कोई भी सरकार कहीं भी सफल हुई है क्या? इतिहास गवाह है, लड़ने वाले लोग ही जीतते हैं। संघर्ष ही जीतेगा, सच्चाई जीतेगी। हमारा संघर्ष निरंतर जारी रहेगा। तो जैसे कि हमने बातचीत की है राकेश फगोड़िया जी से, उनका कहना है कि अगर इस वक्त किसान अगर 100 फुट से अधिक की ऊंचाई पर है तो ये तभी नीचे उतरेंगे जब इनकी जो मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। हमारे देश में एक नारा बहुत ही मजबूत था, जय जवान जय किसान। आज जवानों को किसानों के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। तो सबसे बड़ी अगर रोष की बात यही है कि किसान भी जानते हैं और जवानों की अहमियत को भी जानते हैं। उनका केवल यही कहना है कि हमारे जो हक हैं उन शांतिपूर्ण दे दिए जाए और इस आंदोलन को उग्र रूप देने की कोशिश ना की जाए, वरना किसान जब तक उनके जो हक हैं वो पूरे नहीं होंगे, इसी प्रकार से वो अपने संघर्ष को जारी रखेंगे। तो इसी तरह की एक्सक्लूसिव खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम 7 से आप इसी तरह से जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूँ रोशनी।